वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री सिलेबस की जो पहली यूनिट है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में भी अपनी बात को कहूँगा। तो ये जो वीडियो होगा वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी होगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी पेन और कॉपी उठानी है, नोट्स बनाने हैं। बेसिकली मैं हर एक चैप्टर पे 2 वीडियो अपलोड करूँगा। पहले में मैं उस चैप्टर की थ्योरी बताऊँगा, दूसरे वीडियो में मैं उस पार्ट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय सवाल होंगे उनके बारे में बात करूँगा। तो मैं एक एक करके जो पॉइंट हैं वो पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एक ही वीडियो में सब कवर करना है, तो इसलिए मैं इनको एक बार मैंने लिखा है फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, और अगर आप पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों तक भी बताइए। आपका रिस्पॉन्स ये तय करेगा कि हम आगे कैसे काम करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आता है, परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ही जो बात आई वो परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। मतलब परमाणु को आप उससे छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। डाल्टन ने इस बात को कहा था, डाल्टन ने। लेकिन ये उसके बाद जो हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और फिर उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु को उसके जो छोटे मौलिक कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनमें तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए परमाणु के जो मौलिक कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब जो मौलिक कण या मूल कण है, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, वो कुछ कण ऐसे हैं स्थायी कण हैं और कुछ अस्थायी कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो ये परमाणु के स्थायी कण होते हैं, जबकि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो और मोसॉन जो है ये परमाणु के अस्थायी कण हैं। अब अगर हम बात करें मौलिक कणों के बारे में और उनके बारे में एक टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रकट करते हैं जिसका द्रव्यमान एएमयू में 0.0055, या अगर मैं इसको ग्राम में बोलूं तो ये हो जाता है 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। उसके बाद अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एएमयू में जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.000728। द्रव्यमान की बात करें तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम में होता है और रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे अगर न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इसे n से स्मॉल n से प्रकट करते हैं, मतलब नोटेशन है ये बस। और यहाँ पे अगर इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ भी सकता है, बाकी इतना तो हम सबको पता होता है। अब ये जो एएमयू है इसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब जो मिलिकन थे, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है ये मिलिकन ने निकाला था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालने के लिए उन्होंने तेल बूंद विधि यानी ऑयल ड्रैप मेथड का इस्तेमाल किया था। स्टोनी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। और जो थॉमसन है उन्होंने कैथोड किरणों का खोज करे। खास बात यह है कि कैथोड किरणों की खोज में थॉमसन के अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक सम्मिलित थे, लेकिन आपका थॉमसन ने उन किरणों को कैथोड किरणों का क्या दिया था, नाम दिया था। अगर बात की जाए तो जो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की थी 1980 में। रदरफोर्ड ने क्या किया कि हाइड्रोजन से जो प्राप्त धन
किरणें थीं उनको प्रोटॉन का नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किया, जबकि गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की थी। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, ऐसा नहीं है। गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की है, जबकि रदरफोर्ड ने आपका हाइड्रोजन पे से जो धन किरणें निकल रही थी उनका नाम प्रोटॉन बताया था। तो बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन के नाभिक पे जब अल्फा कण का बम्बारेशन किया जाता है तो उसके बाद आपका प्रोटॉन की उत्सर्जन होता है, प्रोटॉन निकलता है। तो नाइट्रोजन का जो नाभिक है वो है 7n14। उस पे अल्फा कण, यानी अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, करने पे आपको नाइट्रोजन हीलियम अल्फा कण से अभिक्रिया करते हुए प्रोटॉन बनाता है। इसी तरीके से बेरिलियम पे अगर अल्फा कण की अभिक्रिया की जाए तो वो कार्बन के साथ न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। तो हम नाइट्रोजन पे अल्फा कण की अभिक्रिया पे प्रोटॉन बन रहा था, जबकि बेरिलियम पे अल्फा कण की अभिक्रिया पे क्या बन रहा था, क्या बनता है, आपका न्यूट्रॉन बनता है। अब आते हैं हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक पे उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी नाभिक पे उसके उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इस बात का ये मतलब है सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है और सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 11 है। अब हम परमाणु भार के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, हम उसको परमाणु भार कहते हैं। न्यूक्लियॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामूहिक नाम होता है। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक नाम से प्रकट करना चाहते हैं तो उनका नाम न्यूक्लियॉन होता है। अब ये समस्थानिक, समभारी और ये जो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स है, इनसे बहुत सवाल आते हैं। हम इन पे सवाल भी करेंगे MCQ वाले, तो ये ज़रा ध्यान से देखते हैं। जो पहले ही चीज़ आती है समस्थानिक यानी आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट या ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। बेसिकली आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे जो आपको ये ऊपर है, ये 1, 2, 3, ये आपका परमाणु भार है, जबकि जो नीचे है सुपरस्क्रिप्ट में वो आपका क्या है? परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन के समस्थानिक की बात करें अगर, तो उसी तरीके से ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, जबकि इनका परमाणु भार 16, 17, 18 हो गया, लेकिन परमाणु क्रमांक सबका कितना ही है? 8 ही है। अब आगे बात की जाए अगर, तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बस न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो समान होता है किसका? आपका समस्थानिकों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होगी, बस न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समस्थानिकों में समान होगी इसीलिए उनके रासायनिक गुण समान होंगे, बस उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करें तो तीनों का परमाणु भार, एटॉमिक मास जो होगा वो सब अलग अलग है। अब क्या है, जैसे कार्बन के जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, नाइट्रोजन के 14 और 15 मैंने आपको बताया। हाँ, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटियम है और C14 जो है वो रेडियो एक्टिवता प्रकट करते हैं। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक और कार्बन का एक समस्थानिक ऐसा है जो रेडियो एक्टिवता शो करते हैं, ये आपका रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अब आते हैं हम संभारी पे। संभारी को हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार वो होते हैं ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। संभारिक क्या होते हैं? आइसोबार ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो आपका सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट।
संभारी जो है आइसोबार कहते हैं। बार मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। संभारियों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें आर्गन का एटॉमिक मास भी 14 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 14 है, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है जबकि कैल्शियम का यहाँ पे 20 है। ये कार्बन का एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो दोनों अलग अलग है। तो संभारिकों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका एटॉमिक नंबर अब एटॉमिक नंबर सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ना तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम होता है ना तो एटॉमिक मास सेम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम ये मॉडल तो छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम पदार्थ जो होता है, एटम जो होता है, वो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तरंग गुण और कण दोनों प्रकट करते हैं। वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं। जैसे परावर्तन रिफ्लेक्शन है, विवर्तन रिफ्रैक्शन है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस है, आदि जो गुण हैं वो पदार्थ के तरंग गुण को प्रकट करते हैं। मत कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, तरंग गुण और कण दोनों होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तरंग गुण को प्रकट करती है, जिनकी वजह से ये समझ में आता है कि ये तरंग है, जब इलेक्ट्रॉन तरंग है। किससे पता चलेगा, परावर्तन से, विवर्तन से, व्यतिकरण से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस से। जबकि प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। अब 1905 में आइंस्टीन ने पहली बार बताया था कि भाई कि जो पदार्थ होता है वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है। प्लांक के अनुसार सूरज से जो प्रकाश आती है, सूरज से जो प्रकाश आती है ऊर्जा के, वो फोटोन के रूप में आता है। फोटोन क्या होता है, बेसिकली ऊर्जा के पैकेट होता है, और वो जो फोटोन की जो एनर्जी होती है E=h होती है, जहाँ पे म्यू आवृत्ति है जिसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी। अगर मैं बात करूँ एच जो होता है यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, इसका मान 6.6 गुणे 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। E=mc², ये आइंस्टीन का सूत्र है। अब पदार्थ की जो ड्यूअल नेचर है उसको समझाने के लिए डे ब्रुगोली ने अपनी इक्वेशन दिया था। डे ब्रुगोली ने बताया था, हम अभी तक कह रहे थे कि पदार्थ कैसे नेचर शो करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। वो पदार्थ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो डे ब्रुगोली ने क्या किया कि प्लांक का जो समीकरण था और आइंस्टीन का जो समीकरण था, दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हुए एक तीसरा नया समीकरण दे दिया, जिसने ये बताया कि भाई कि जो पदार्थ होता है उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट आया λ=h/p या λ=h/μ, ये किसका रिलेशन है, ये डी ब्रुगोली का रिलेशन है। अब आते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग कहता है कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब कोई भी जो छोटा पार्टिकल होगा, उसकी स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण कर पाना असंभव है। इसका मतलब क्या है कि या तो आप किसी पार्टिकल का, किसी कण का एक समय में उसकी स्थिति ही निर्धारित कर पाएंगे, या तो आप उसका वेग ही निर्धारित कर पाएंगे। वेग भी और स्थिति भी दोनों को एक साथ निर्धारित कर पाना लगभग असंभव है। इस बात को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि किसी की पोजीशन को और वेलोसिटी को दोनों को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एक इक्वेशन आती है Δx × Δv इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm, जहाँ पे मास है उस पार्टिकल का, x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है एंड v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यहाँ पे ये है स्थिति में अनिश्चितता, ये वेग में अनिश्चितता, बाकी ये h आपका प्लांक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई आपका एक नियतांक है, m आपका उस पार्टिकल का मास। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि Δx × Δv इज इक्वल्स टू h/4π। अब हो गया, अब आती हैं हम क्वांटम संख्याएं। बेसिकली क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्रदान करती है, मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित है उसके बारे में जानकारी देती है। हाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आने हैं, यहाँ ये इसको ज़रा ध्यान से देखना है।
तो इसमें पहली चीज़ आती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रकट करते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। ये ऊर्जा के स्तर के बारे में बताती है। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। यहाँ पे n का मान आपका 1 2 3 4। अगर n का मान होता है 1 होता है k, 2 को l, 3 को m, 4 को n कहते हैं। अब ये जो दूसरी बात है, ये किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकती है। और फॉर्मूला क्या है? 2n² फॉर्मूला। अगर पहली कक्षा में मैं 2n² फॉर्मूला लगाऊं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2n² फॉर्मूला है। मुख्य ये किसी कक्षा की ऊर्जा और ऊर्जा के बारे में बताती है, उसकी त्रिज्या के बारे में बता सकती है। अब आती है हम कोणीय या द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसे हम एज़ोमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो द्विगुणित मतलब कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कोणीय संवेग उसके अपने साथ कोणीय संवेग को उत्पन्न कर देता है। तो उस कोणीय संवेग को प्रकट करने के लिए आपको किसी क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या बनती है। तो ये पहली बात, ये उपकक्षा के बारे में बताता है, इसे एल से प्रकट करते हैं। एन का फॉर्मूला होता है L = n-1, और जो L का मान होता है वो 0 से लेकर n-1 के बीच होता है। यहाँ पे उपकक्षा है। ये उपकक्षा की बात करूँ मैं तो K की एक ही उपकक्षा है जिसे S कहते हैं, L की 2 उपकक्षा जिसे S और P कहते हैं, M की 3 उपकक्षाएं हैं SPD, N की 4 उपकक्षाएं SPDF। एक बात और यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, S को शार्प कहते हैं, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल। फिर से S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल। अब अगर L का मान 0 हो तो वो S उपकक्षा के बारे में है। L का मान 0, इसका मान S उपकक्षा है। L का मान 1 है, वो P उपकक्षा है। S का मान 2 है तो L का मान 0 है तो वो S उपकक्षा है। L का मान A है, L का मान अगर 1 है तो वो P उपकक्षा है। L का मान 2 है तो वो D उपकक्षा है, और L का मान 3 है तो वो F उपकक्षा है। बेसिकली ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बारे में बताता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है h/2π√L × L+1। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो ये इलेक्ट्रॉन के विन्यास के बारे में जानकारी देती है। और यहाँ इस m का फॉर्मूला होता है m = 2l+1, और m का मान आपका +L से लेकर -L तक वेरी करता है। फाइनल होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, अगर +½ चल रहा होगा क्लॉकवाइज और -½ चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इन सवालों, जो ये क्वांटम संख्या वाले सवाल हैं, ये आपको MCQ जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो इस पर मैं ज़्यादा MCQ सॉल्व कराऊंगा, तब आपको ज़्यादा से समझ में आएंगी। 3 और चीज़ें बतानी है मुझे आपको। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, किसी भी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अगर उसमें 3 क्वांटम संख्याएं समान है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान हो जाए, 3 मान समान हो जाते, मानो n का मान, L का मान और m का मान समान हो भी जाए तो s का मान आपका डेफिनेटली डिफरेंट होगा। हुंड का नियम, युग्मन तभी स्टार्ट होगा जब तक उपस्थित सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। हुंड पे भी हम सवाल करेंगे। अब बाउ का सिद्धांत, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, n+L रूल। n+ का मान जिसके लिए कम होता वो पहले भरेगा, और जिसके लिए n+L का मान कम होगा वो बाद में भरेगा। अगर n+L का मान समान हो जाए तो जिसमें n का मान छोटा होगा वो उससे पहले भरेंगे। इस पे भी हम सवाल करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो पे मैं क्वांटम संख्या पे 10 MCQ, ये हुंड, पाउली और अबाउ पे 10 MCQ, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, समस्थानिक संबारी, इस पे भी 10 MCQ। तो एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जिसपे हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर का पूरा आइडिया आपको उन सवालों से आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ बाकियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।